समुद्री एवं जल व्यापार का विकास मौर्य साम्राज्य के दौरान माना जाता है। इस दौरान विदेशी व्यापारियों का भारतीय समुद्र तटों पर आना जाना अचानक बढ़ने लगा। इसलिए सम्राट अशोक ने भी अपने प्रचारकों को पश्चिम और दक्षिण के समुद्री तटों की ओर धर्म के प्रचार के लिए भेजना शुरू कर दिया, ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार समुद्री मार्ग से भारत के साथ साथ विदेशी व्यापारियों के माध्यम से विदेशों तक पहुंचे, जहां उनकी जड़ें पनप जाएं। आज हमारे पास हर तरह की टेक्निक मौजूद है। मौसम की जानकारी से लेकर जीपीएस ट्रैकिंग से समुद्री कठिन मार्ग भी बहुत आसान हो गया है। लेकिन पहले इतने सीमित साधन होने के बावजूद समुद्री यात्रा खूब की जाती थी। 17वीं शताब्दी के एक नक्शे के मुताबिक अरबी और अफ्रीकी तट की यात्रा के एक नक्शे में न सिर्फ बंदरगाहों के बीच की दूरी का चित्रण है, बल्कि कहाँ तट पथरीले हैं, कहाँ रेतीले हैं, ये सब चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। बंदरगाहों के बीच की दूरी को जामों में दिखाया गया है, जो संस्कृत के शब्द याम से निकला है, जिसका अर्थ होता है 3 घंटे का समय। समुद्री यात्रा के संबंध में 16वीं शताब्दी में एक भारतीय नाविक द्वारा लिखी गई पुस्तक मालमनी पोथी अब तक की सबसे प्राचीन और अद्भुत पुस्तक है, जो आज भी सुरक्षित है। खंबात की खाड़ी के उत्तरी छोर में स्थित लोथल नामक जगह पर खुदाई में मिले मिट्टी के बने बर्तनों और मूर्तियों के अलावा कई विदेशी सिक्के, जहाज के छोटे छोटे मिट्टी के मॉडल्स और मम्मी के मॉडल्स मिलना इस बात का सबूत है कि 2200 ईसा पूर्व लोथल एक महत्वपूर्ण बंदरगाह रहा होगा, जो कई देशों से व्यापार मार्ग से जुड़ा रहा होगा। इस तरह के प्राचीन सबूत सिर्फ लोथल तक ही सीमित नहीं है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर, उस्मानाबाद, दक्षिण भारत में नागापट्टनम सहित कई अन्य स्थानों में इस बात के अनेक प्रमाण हैं कि भारत में समुद्री गतिविधियां कितनी सक्रिय थी, बल्कि उस समय के हिसाब से बहुत विकसित भी थी। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति में समुद्री व्यापार बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। 17वीं-18वीं शताब्दी के आसपास भारत में समुद्री व्यापार ने विदेशी घोड़ों की मांग को अचानक बढ़ा दिया। गोलकोंडा के निजाम अपनी सेना के लिए पर्शिया से फारसी घोड़े और मराठा शासक मस्कट से अरबी घोड़े मंगवाते थे, और उसके बदले यहाँ बहुत ही उम्दा किस्म का रेशम, मलमल और रंगीन धागा समुद्री रास्ते से निर्यात किया जाने लगा। 14वीं शताब्दी के ग्रंथ युक्तिकल्पतरु में सर्व मंदिरा नामक जहाज़ों का उल्लेख है, जिनमें कैबिन बने होते थे और घोड़ों को लाने के लिए विशेष व्यवस्था होती थी। भारत की सामुद्रिक विरासत के संदर्भ में एक दिलचस्प तथ्य जैन धर्म की पांडुलिपियों में मिलता है। आश्चर्य की बात यह है कि जब जैन धर्म में समुद्री यात्राओं का निषेध माना जाता था, तब संग्रहालय में रखी उनकी पांडुलिपियों में अरबी धो यानी तिकोने पाल वाले जहाजों का चित्रण कैसे मिलता है। कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा ये ऐसी जैन पांडुलिपियां हैं जिनका चित्रण 1475 ईस्वी के आसपास गांधार बंदर में किया गया होगा, और इसमें कई संदर्भ ऐसे हैं जिनमें समुद्री यात्राओं का विवरण मिलता है। ऐसा माना जाता है कि किसी जैन मुनि ने समुद्री यात्राओं के प्रतिबंध को अनदेखा करके कोई समुद्री यात्रा की थी, और उसी वजह से जैन पांडुलिपियों में भी भारतीय सामुद्रिक विरासत की झलक मिलती है। भारत में शासन करने वाले लगभग सभी शासकों ने जल साधन का भरपूर उपयोग किया। बाबर जिन नावों से यात्रा करता था, उनके नाम थे गुंजाइश, आसाइश, आराइश और फरमाइश। अकबर के अहमदाबाद के गवर्नर और उनके मित्र अब्दुल रहीम खान खाना ने 3 जहाज़ों रहीमी, करीमी और सालारी के द्वारा बहुत से मुसलमानों को हज यात्रा पे भेजा था। ये जहाज़ उस समय इतने बड़े थे कि इन पर करीब 1800 से ज़्यादा यात्री सवार हो सकते थे। लेकिन आधुनिक युग में भारत को एक समुद्री शक्ति बनाने का श्रेय जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सारखेल यानी एडमिरल कान्होजी आंग्रे को। 17वीं शताब्दी में इन दोनों ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए न सिर्फ अजेय किलों का निर्माण करवाया, बल्कि पुर्तगालियों, ब्रितानियों, डच जैसी विदेशी शक्तियों से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए अपने जंगी बेड़े को भी बहुत मजबूत बनाया। मराठा नौसेना में तरह तरह के जहाज शामिल थे, जिनमें पाल,
गुरब, गलबत और महागिरी जहाज थे। मराठा नौसेना का एक और दिलचस्प पहलू यह था कि जब बाकी सेनाएं पारंपरिक तिकोने पाल का इस्तेमाल कर रही थी, मराठों ने चौकोर पाल लगाने शुरू कर दिए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज और कान्होजी आंग्रे को आधुनिक नौसेना का जनक कहा जा सकता है। शायद इसी बात को सम्मान देने के लिए 2 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना ने एक ऐतिहासिक ध्वज परिवर्तन किया। हमारी भारतीय नौसेना ने अपने पुराने ध्वज, जिसे सेंट जॉर्ज क्रॉस कहा जाता था और जो ब्रिटिश शासन के ज़माने से चला आ रहा था, उसे हटाकर शिवाजी महाराज की मराठा राजमुद्रा से प्रेरित होकर एक पूर्ण स्वदेशी ध्वज को नौसेना में शामिल किया। इस झंडे पर अंकित राजमुद्रा की अष्टकोणीय संरचना इस बात का प्रतीक है कि भारतीय नौसेना की मारक क्षमता 8 दिशाओं तक जाती है। आज हम विश्व में एक बहुत बड़ी जल सैन्य शक्ति हैं। हमारे जलमार्ग व्यापार के लिए सुरक्षित तो हैं ही, बल्कि हमारी नौसेना दूसरे जल मार्गों को भी सुरक्षा प्रदान करती है। इसीलिए हमारे वेदों में भी कहा गया है, जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जल में जो बलवान होगा वही सर्वशक्तिमान होगा। तथ्य कथा का यह भाग आपको कैसा लगा, आप हमें जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स और प्रोत्साहन ही हमारा मार्गदर्शन भी है। तथ्य कथा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स देते रहिए। फिर मिलेंगे किसी नए तथ्य की कथा को लेकर तथ्य कथा में। नमस्कार।